इसीलिए उच्च कोटि की साहित्य कला के मान से इस पर विचार करना उचित नहीं है। यदि करेंगे तो अंधारों आलोक को लेकर बड़ी निराशा होगी। लेकिन मुझे तो शिकायत कुछ दूसरी ही बात की है। उसका उत्सुकता से शरतचंद्र ने पूछा, किस बात की? फिल्म निर्माता ने आपकी इस कहानी को क्या फिल्म के उपयुक्त समझा? साहित्यिक दृष्टि से इससे कहीं अच्छी आपकी और बहुत सी कहानियां हैं जो चित्रपट बनाने की दृष्टि से भी अधिक उपयुक्त हैं। क्या आंधार आलो साहित्यिक दृष्टि से भी तुम्हें नहीं जचती है? फिर भी उसमें आपकी कला का निखरा हुआ रूप नहीं मिलता। कहानी में अवास्तविकता, कृत्रिमता और अपरिपक्वता के स्पष्ट मिलते हैं। लगता है यह कहानी आपने प्रारंभिक प्रयास के युग में लिखी होगी। नहीं, तुम्हारी यह धारणा एकदम गलत है। यह कहानी मैंने तब लिखी थी जब मेरे विचार परिपक्व हो चुके थे और मेरी लेखन शक्ति पूर्णतः विकसित हो चुकी थी। अकृत्रिम आश्चर्य से जोशी ने कहा, अच्छा, मैं तो समझता था कि देवदास से पहले ही आपने उसे लिखा होगा। पर तुम्हें इसमें अपरिपक्वता और अकृत्रिमता कहाँ नजर आती है, यह तो तुमने बताया ही नहीं। जोशी जी ने विस्तार से कहानी की चर्चा करते हुए उसे मनोवैज्ञानिक और अवास्तविक सिद्ध करने का प्रयत्न किया। कई क्षण तक शरद बाबू गंभीर भाव से सोचते रहे, फिर बोले, तुम यह आशा क्यों करते हो कि औपन्यासिक सत्य जीवन के सत्य के अनुरूप ही होना चाहिए? क्या तुम यह चाहते हो कि उपन्यास जीवन का फोटो बनकर रह जाए? जो संभाव्य सत्य है उसके लिए भी उपन्यास या कहानी में गुंजाइश रखनी ही होगी और फिर किसी विशेष आदर्श को उपस्थित करने के लिए यदि यथार्थ को तोड़ना मरोड़ना भी पड़े तो इसमें कोई अनौचित्य मैं नहीं मानता। जोशी जी ने उत्तर दिया, आदर्श का विरोध मैं नहीं करता। मैं यह भी नहीं मानता कि कोई कहानी या उपन्यास जीवन का फोटो होना चाहिए था। पर जो आदर्श यथार्थ के आधार पर प्रतिष्ठित नहीं होता, आज के जीवन में उसका मैं कोई मूल्य मानने को तैयार नहीं हूँ। इसी कारण रूस के आदर्शवादी कलाकारों ने यथार्थ को बड़ी बारीकी से अपनाया है। आदर्शवादी होने पर भी तॉलस्टॉय ने प्रत्यक्ष जीवन की सच्चाई को, यथार्थवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। मैं जोला की कोटि के प्रकृतवादी कलाकारों को विशेष महत्व नहीं देता। वह जीवन के अच्छे और गंदे सभी पहलुओं को वैसा ही चित्रण कर देने में अपने कर्तव्य के इतिश्री समझते हैं और इस चित्रण को किसी आदर्श की स्थापना के लिए साधन न मानकर अपने आप में साध्य मानते हैं। पर आदर्श की स्थापना के लिए जीवन की सच्चाई पूर्णतः आवश्यक है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। शरद बाबू सहमत नहीं हो सके, लेकिन बड़े शांत भाव से उन्होंने कहा, तुम्हारे दृढ़ विश्वास को खंडित करने की प्रवृत्ति इस समय मुझमें नहीं जग रही है और न कोई उपयुक्त तर्क ही मुझे सूझ रहा है। यह इतना मैं बता देना चाहता हूँ कि यथार्थवादी लेखकों की टेक्निक को मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। वह मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है और न वह उस जीवन के चित्रण और उस आदर्श की स्थापना के लिए उपयुक्त है जो मुझे अभीष्ट है। जोशी जी ने इस अप्रिय प्रसंग को आगे नहीं बढ़ाया।
उचित भी नहीं था, लेकिन जहाँ तक उनकी शिकायत का संबंध है वह सही है। कहानी में एक वेश्या का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है, परंतु वह अत्यंत आकस्मिक, अस्वाभाविक, अवास्तविक है। छोटी सी कहानी में परस्पर विरुद्ध भावों को प्रस्फुटन इस प्रकार हुआ है कि वह अति नाटकीय ही लग सकता है। उसे विश्वसनीय बनाने के लिए बड़े आयाम की आवश्यकता थी, इसीलिए विस्तृत विश्लेषण के अभाव में वह सहज नहीं हो सका। कहा जा सकता है कि उसकी कथा वस्तु उपन्यास के लिए अधिक उपयुक्त है। शरद बाबू ने छोटी कहानियाँ अपेक्षाकृत कम लिखी हैं। उनकी प्रतिभा का वास्तविक क्षेत्र उपन्यास ही है। अवाक चलचित्रों के उस युग में अंधारे आलों के अतिरिक्त चंद्रनाथ, देवदास, श्रीकांत, चरित्रहीन और स्वामी के आधार पर चित्रपट तैयार किए गए थे। ऐसा लगता है उन्होंने अपनी कुछ कहानियों के आधार पर चित्र बनाने के अधिकार 15 वर्ष के लिए मंडन थिएटर को बेच दिए थे। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।